प्रिपरेशन देखो H2SO4 की अपने सिलेबस में H2SO4 की प्रिपरेशन है कि H2SO4 कैसे प्रिपेयर किया जाता है। 4 स्टेप है मेनली इसके। स्टेप वन में प्रिपरेशन ऑफ SO2। सबसे पहले सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर करेंगे अपन, ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रिपेयर करने के लिए सल्फ़र को एयर की प्रेजेंस में हीट कर दो। हीट करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, SO2 में। या तो सबसे पहले SO2 ऐसे प्रिपेयर कर लो या FeS2 से, आयरन पायराइट नाम है इसका, याद रखना। O2 की प्रेजेंस में इसको हीट कर दो, SO2 बन जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या प्रिपेयर करना है आपने, SO2। स्टेप नंबर सेकंड, फिर सेकंड स्टेप आ गया भाई, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3 की करता कि SO2 को फिर से ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दो, और V2O5 ये कैटालिस्ट होगा, V2O5। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, SO3 में। किस में चेंज हो जाएगा, SO3 में। ये की रिएक्शन है इस प्रोसेस की, वो मैं बताऊंगा कैसे, कि ये डिसाइड करेगी कि H2SO4 कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा। फिर SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाओगे कंसनट्रेटेड इसके साथ, तो ये ओइलम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओइलम, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई SO3 को अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो डायरेक्ट H2SO4 ही बन जाता है, तो ये करने की क्या जरूरत थी। ऐसा है जी कि H2SO4 है ना, वो वेपर फॉर्म में मिलता है अपने को। अगर डायरेक्ट ये रिएक्शन करवाते हो तो वेपर फॉर्म में उनको कंडेंस करना मुश्किल हो जाता है H2SO4 को, इसलिए पहले ओइलम बना जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में, डाइल्यूटेड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेप चलना पड़ेगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेप में SO2 बनाया, फिर SO2 से SO3, फिर SO3 को H2SO4 के साथ रिएक्ट करके ओइलम बनाया। अब ओइलम का क्या कर दो, डाइल्यूशन कर दो वाटर के साथ, तो H2SO4 प्रिपेयर हो जाएगा। ये 4 स्टेप थे H2SO4 को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था ना कि वो की रिएक्शन है, की रिएक्शन ये वाली थी बीच वाली, ये डिसाइड करती है कि भाई H2SO4 किस क्वांटिटी में आपने बनाना है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट रिएक्शन कंडीशन टू मैक्सिमाइज यील्ड ऑफ H2SO4। कहता वो कंडीशन बताओ कि H2SO4 का मैक्सिमम मिले अपने को। यील्ड का मतलब मैक्सिमम H2SO4 मिले। कंडीशन का मतलब टेम्परेचर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए, ये कंडीशंस होती हैं। तो H2SO4 बनाने के लिए जनरली देखो, ये जो रिएक्शन है भाई, इस रिएक्शन में डेल्टा H नेगेटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है, मेनली बच्चे रिएक्शन 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी रिएक्शन है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि जिनका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। एक ऐसी रिएक्शन होती है जिनका डेल्टा H नेगेटिव होता है, उनको एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब एंडोथर्मिक क्या है कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट उसके अंदर आ रही है, हीट आएगी तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, यानी इनका टेम्परेचर क्या होता है जनरली, हाई। यानी ये वो रिएक्शन है जो हाई टेम्परेचर पे होंगी। जबकि ये तो हीट रिलीज कर रही हैं, जैसे कप है, चाय का कप है, उसको आप रख दो तो धीरे धीरे वो क्या एक्सोथर्मिक है, वो हीट रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यानी कि ये वो रिएक्शन है जो रिलीज कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ी ना, टेम्परेचर क्या होगा इसका, कम होगा। तो टेम्परेचर क्या रहेगा इसमें, लो। ओके, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है SO3 जब बनता है। क्योंकि देखो बच्चे, ये की रिएक्शन कैसे, SO3 बना, SO3 से फिर ओइलम बना, ओइलम से फिर H2SO4 बना, तो इसलिए ये की रिएक्शन है। तो नेगेटिव है तो रिएक्शन कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, लो। तो H2SO4 बनाने के लिए जनरल टेम्परेचर क्या रखा जाता है, लो। फिर प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर वाला कंसेप्ट ये इक्विलिब्रियम से आता है, ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। देखो भाई बड़ा ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, अब प्रेशर वाले काम में अपन ने क्या करना है कि SO3 प्रिपेयर करना है। SO3 प्रिपेयर करना है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा। रिएक्शन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। अब इस बात को पकड़ना थोड़ा, फॉरवर्ड लेके जाना पड़ेगा रिएक्शन को, कहाँ लेके जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। अच्छा, ली चटलियर के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, अगर मोल ज़्यादा होंगे तो प्रेशर लो होगा। जहाँ मोल ज़्यादा होंगे तो वहाँ प्रेशर लो रखना पड़ेगा, और जहाँ मोल कम होंगे वहाँ प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। ये पकड़ो इस बात को। अब देखो, रिएक्टेंट की तरफ टोटल मोल कितने हैं, 2 इसके हैं और 1 इसका है। टोटल मोल कितने हैं, 3। इस तरफ मोल कितने हैं, 2 प्रोडक्ट की तरफ। यानी कि रिएक्टेंट की तरफ मोल कितने, 3, और प्रोडक्ट की तरफ मोल कितने, 2। अब अपन ने फॉरवर्ड जाना है। फॉरवर्ड का मतलब SO3 बनाना है, क्योंकि SO3 बना उससे ओइलम बनेगा और ओइलम से H2SO4 बनेगा।
यानी कि अपन ने तो फॉरवर्ड जाना है, फॉरवर्ड जाना है तो मोल कम रखने पड़ेंगे कि ज़्यादा रखने पड़ेंगे? मोल कम की तरफ जा रहे हो, मोल कम की तरफ जा रहे हो तो प्रेशर उस तरफ क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई। हाँ भाई, थर्ड स्टेप, यूज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर दें, यानी कि ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन जल्दी करवाने के लिए किसका यूज़ किया गया? कैटलिस्ट का। तो कंडीशन होगी भाई, टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई, और कैटलिस्ट का क्या करोगे? यूज़ करोगे। ये कंडीशन होगी अगर आपको H2SO4 का ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेना है, यील्ड लेना है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। कहता है ये नॉन वोलाटाइल है, यानी कि इजीली वेपर नहीं बनते H2SO4 के। एक है ना, ये रिएक्शन देखो, ये M का मतलब यहाँ पर मेटल है, X का मतलब हैलाइड, हैलाइड का मतलब ये फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये इस तरह के। H2SO4 की अगर MX के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये बनेगा HX बनेगा और M2SO4 बनेगा। अब आपको ये रिएक्शन इसका यूज़ क्या है? इस पे ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, व्हाट हैपन व्हेन CF2 रिएक्ट विद H2SO4। अब आप सोचो ये तो रिएक्शन आपने पढ़ी नहीं हुई है ना, ये माइंड में आई जाती है बात कि ये रिएक्शन तो हमने रीड की नहीं। लेकिन बच्चे ये देखो, ये कौन है? कैल्शियम मेटल है, ये फ्लोरीन, ये क्या हो गया? X हो गया, हैलाइड हो गया, ठीक है, MX हो गया ना, ये X हो गया, ये कौन है? H2SO4, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही रिएक्शन है। तो इसमें क्या क्या बनता है? एक तो HX बनता है, क्या बनता है? HX, में इधर लिख लेता हूँ एक बार फिर से, M2SO4 बनता है। यानी कि इस रिएक्शन में X की जगह तो क्या रख दो? F रख दो। X की जगह क्या रख दो? F। M की जगह कौन सी मेटल है? कैल्शियम है। कौन सी मेटल है? कैल्शियम। और ये क्या है? अब आपको ये 2 क्यों नहीं आया? ऐसा है जी, देखो ये 2 क्यों नहीं आया? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला, ये 9th क्लास का काम है वैसे, लेकिन फिर भी रिमाइंड के लिए मैं बता देता हूँ। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2882। सल्फर के ऊपर 2। तो बच्चे बात सुनो, लास्ट सेल में 2 है ना, तो 2 इसकी वैलेंसी है, 2 इसकी है, ये कट या रेशियो क्या आया? 1। तो फॉर्मूला क्या बना? CaSO4। फॉर्मूला क्या बना? CaSO4, ठीक है ना। ये तो ये फॉर्मूला फॉर्मिंग है, तो ये इस तरह से बनता है, इस तरह से ये रिएक्शन काम में आएगी। तो इस रिएक्शन को आपने याद रखना है। अच्छा, और क्या यूज है इसका? देखो इससे है ना, ये थोड़ी चाल चलते हैं। क्या चाल है ये? कि मैंने बताया कि H2SO4 क्या है? नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल है तो ईजिली वेपर नहीं बनेगी। अब H2SO4 MX की हेल्प से ऐसा साल्ट बना दिया जो ईजिली वोलाटाइल है। ईजिली क्या है? वोलाटाइल। इसने क्या कर दिया? नॉन वोलाटाइल से किस में चेंज कर दिया साल्ट को? वोलाटाइल में। ईजिली इसके वेपर बन जाएंगे, ठीक है। अगला भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 को C12H22। हाँ भाई, डिहाइड्रेटिंग का रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखो इससे इसने क्या रिमूव कर दिया? वाटर। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। मान लो किसी पेपर के ऊपर आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, किसी पेपर के ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो उस पेपर को वो ब्लैक कर देता है। कैसे? सुनो, वाटर को तो वेपराइज कर देगा, मतलब कि पेपर के ऊपर डाल दिया, वाटर को क्या कर देगा? वो वेपराइज, पीछे कार्बन बचेगा। कार्बन कैसा होता है? ब्लैक होता है, तो इसलिए वो पेपर है ना ब्लैक हो जाता है। क्लियर? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब पहले तो याद करो, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि ये बार बार आते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे। देखो कॉपर अकेला है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ कितनी? SO4 पे 2 नेगेटिव, तो इस पर +2। यहाँ अकेले की 0, यहाँ कितनी होगी? +4। यहाँ कितनी है इसकी? 0 अकेले, अकेले की, अकेला एलिमेंट आ जाए ना उसकी 0 लेते हैं। यहाँ कितनी इसकी? +4, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करवाता है। पेपर में कैसे आता है इसके ऊपर क्वेश्चन? पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया भी हुआ है, कॉपर प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? H2SO4 की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? H2SO4। कौन है? H2SO4। तो इस रिएक्शन को कंप्लीट करो बच्चे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉपर किस में चेंज होता है ऑक्सीडेशन करने पर? कॉपर चेंज होता है किस में? CuSO4 में। किस में चेंज होगा? CuSO4 में। साथ में SO2 वाटर हर एक के साथ लिखना है आपने, SO2 प्लस वाटर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे ये कार्बन वाला आ गया, कार्बन वाले में क्या करोगे? C प्लस
कंसनट्रेटेड H2SO4, इस रिएक्शन को कंप्लीट करो। बस ये माइंड में रखना है कि भाई कार्बन किस में चेंज होता है, CO2 में, कार्बन CO2 में चेंज होगा, कार्बन किस में चेंज होगा, और साथ में क्या लगाना है दोनों के साथ, SO2 और वाटर, SO2 और वाटर। डन। एक और देख लो, एक बच गया सल्फर, सल्फर का H2SO4 के साथ, सल्फर किस में चेंज होता है, SO2 में, साथ में क्या लगाना होता है, SO2 और वाटर। SO2 तो ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस वाटर। ये मैं बैलेंस नहीं कर रहा, बैलेंस अपने आप करोगे तुम, ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हाँ भाई, इसी में नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है भाई, इंपॉर्टेंट रोल सल्फ्यूरिक एसिड। फर्टिलाइजर यूज़ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज़ होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अच्छा, मैन्युफैक्चर ऑफ पॉइंट ऑफ पेंट, सॉरी पॉइंट नहीं है ये, पेंट है, और डाई स्टफ में यूज़ होता है। ये इसके यूजेस थे। आ जाते हैं राइट इंपॉर्टेंट, हैवी एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, राइट इंपॉर्टेंट्स यूज ऑफ या रोल ऑफ H2SO4। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये सारे टॉपिक ही हैं, अब उस टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आपको क्वेश्चन टाइप में ही बता रहा हूँ, साथ में टॉपिक करवा रहा हूँ, साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब जैसे ये है, अब हो सकता है ये क्वेश्चन आप थोड़ी डिटेलिंग में जाएंगे, इसके पता नहीं चल रहा होगा आपको ये क्या आ गया। देखो जब भी H2SO4 टूटता है भाई, दो तरीके से टूटता है H2SO4। देखो कैसे, H2SO4 को जब वाटर में डालते हो आप, तो पहले तो ऐसे टूटता है ये, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, स्टेप 1। स्टेप 2, HSO4 नेगेटिव, फिर वाटर में, SO4 2 नेगेटिव में, और फिर से H देता है। अब स्टोरी क्या है कि जब ये टूटता है, कोई भी ऐसे टूटता है तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, उसको K बोलते हैं। क्या बोलते हैं? K। पहली बार टूटा था तो KA1, जब दूसरी स्टेप में टूटा तो KA2। ठीक है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। फिर आपको इसका यूज़ क्या है, क्या बताता है अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक सिंपल सी टर्म है जिसकी डिटेलिंग में अभी आप जाएंगे नहीं, लेकिन सिंपल सा समझ लो, इसकी वैल्यू से क्या पता चलता है। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी किसी केस में, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, यानी वो टूटा ज़्यादा होगा। अब ये कह रहा है कि KA1 है जो वो बहुत ज़्यादा है KA2 से। अब इसका मीनिंग क्या है बच्चे, इसका मीनिंग ये है कि जो पहला डिसोसिएशन है वो कम्प्लीटली डिसोसिएशन है, एक तरह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में H2SO4 इस फॉर्म में टूटता है। किसके कंपैरिजन में? इस कंपैरिजन में, यानी कि वाटर में डालोगे तो लार्ज अमाउंट में इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, फर्स्ट स्टेप का, सेकंड का नहीं होगा इतना। तो K क्या बताता है अपने को, कैपेबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन। K ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, कहता है ये क्यों है भाई इसका ज़्यादा, क्योंकि पहले केस का डिसोसिएशन कम्प्लीटली है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड। अब इसको लिखना कैसे, पहले तो ये रिएक्शन लिखोगे, थ्योरी देखो इसकी कैसे लिखोगे। हाँ भाई बच्चे देखिए, KA1 लार्ज है, वैल्यू तो कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट याद रखो इनकी। KA1 लार्ज है तो इसका मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली आयनाइज हो गया, डिसोसिएट हो गया आयन में। KA2 स्मॉल है, इसका मतलब क्या है, डिसोसिएशन ऑफ, किसका डिसोसिएशन, अब H2SO4 का नहीं है, HSO4 का स्मॉल हुआ है। बस इतना सा क्वेश्चन था ये कुछ एक आए हुए क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। SF4 ईजिली हाइड्रोलाइज्ड और SF6 नॉट ईजिली हाइड्रोलाइज्ड। पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन क्या है, यानी कि वाटर इसके ईजिली अटैक कर देता है SO4 के साथ, इस SO4 के ऊपर, और वाटर है जो हाइड्रोलाइज का मतलब वाटर, इस पे इजीली अटैक नहीं कर पाता, जबकि इस पे इजीली अटैक कर देता है। रीजन बताओ। रीजन बड़ा आसान है, सल्फर लिख लो। सल्फर पे कितने F लगे हैं, फर्स्ट केस में 4 F लगा दो। यहाँ कितने लगे हैं, 6। ठीक है, 6 F लगा दो सल्फर के साथ। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज़्यादा F कहाँ लगे हैं इस केस में, वाटर ने अटैक करना है, वाटर ने अटैक करना है भाई, अटैक करना है सल्फ़र के ऊपर वाटर ने। तो ये देखो, इसके चारों ओर तो 6 सैनिक खड़े हैं, इसके चारों ओर 4 ही सैनिक खड़े हैं, ये बीच में किसी को प्रोटेक्ट कर रखा है बड़े बंदे को, तो अटैक कहाँ ईजी हो जाएगा, अटैक इस केस में ईजी हो जाएगा। जबकि अटैक मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ईजी नहीं है, क्योंकि 6 फ्लोर ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट कर लिया सल्फ़र को, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्ट कर लिया, तो इसका जगह नहीं मिली अटैक करने की। जबकि यहाँ कम होने की वजह से जगह मिल गई वाटर को अटैक करने के लिए सल्फ़र के ऊपर। तो ये था इसका मतलब, यानी कि ये इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो गया रिएक्ट विद वाटर, और ये इजीली हाइड्रोलाइज नहीं हुआ क्योंकि
रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि फ्लोरीन ने प्रोटेक्ट कर रखा था 6 फ्लोरीन ने। यहाँ कितने फ्लोरीन ने प्रोटेक्ट कर रखा था? 4 ने। इसको लिखोगे कैसे वो देखो। हाँ भी थ्योरी में कैसे लिखोगे? स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड बाय 6F एटम। वाटर को अलाउ नहीं करेगा, किसके लिए? अटैक के लिए। तो इस वजह से SF4 डज नॉट हाइड्रोलाइज। SF4 नॉट स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, कहता है ये इतना प्रोटेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ओनली 4F एटम है। सो अटैक ऑफ वाटर मोलिक्यूल ऑन सल्फर एटम कैन बी टेक प्लेस, क्या है ये? ईजिली। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। क्वेश्चन है कि SF6 तो नॉन, कहता है ये तो बनता है, ये नहीं बनता भाई। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ये बन रहा है और ये नहीं बनता, ऐसा क्यों? आंसर देखो, पहले समझ लो, बाद में थ्योरी लिख दूंगा इसकी। तो क्या है कि ये सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, इसमें कौन है? फ्लोरीन, इसमें कौन है? क्लोरीन। अच्छा जी, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन फिनिश। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों में से साइज़ किसका बड़ा है? क्लोरीन का, क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर 27 287 3 शेल हैं, 2 ही शेल है। क्लोरीन बड़ा है बच्चे, फ्लोरीन छोटा है। 6 फ्लोरीन SF6 में 6 फ्लोरीन स्मॉल साइज के कारण ईजिली एडजस्ट हो जाएंगे किसके अराउंड? सल्फर के अराउंड। 6 क्लोरीन किसके अराउंड? सल्फर के अराउंड एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के साइज से ज़्यादा है। तो रीज़न क्या आया सामने? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन एज कंपेयर टू फ्लोरीन 6 क्लोरीन एटम डज नॉट एडजस्ट अराउंड द सल्फर एटम। बस इतना सा क्वेश्चन था। थ्योरी देखो इस क्वेश्चन की, कहता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ सल्फर, सल्फर भी छोटा ही होता है, 6 लार्ज क्लोरीन एटम कैन नॉट बी अकोमोडेटेड। अकोमोडेटेड का मतलब उसके अराउंड अकोमोडेट का मतलब एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्लोरीन का साइज बड़ा है ना, इस वजह से। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, दूसरा कौन सा था? SF6 था ना। SF6 के लिए ये लाइन और ये थी SCl6 के लिए। भाई क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से इसीलिए अकोमोडेट नहीं हो पाए, और ये साइज क्या है इनका? स्मॉल साइज है। कैन बी ईजिली अकोमोडेट, भाई आसानी से रखे जाएंगे किसके अराउंड? सल्फर के अराउंड। क्या बना लेंगे? SF6। तो ये क्वेश्चन भी आपने माइंड में रखना है कि SF6 तो बन जाएगा लेकिन SLCX नहीं बनेगा। रीज़न था साइज। ठीक है, वैसे रीज़न इसका एक और है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, लेकिन ये सफिशिएंट है, आप ये कर लो।